मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसका कि ये फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो सारा बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि ये सारे कंसेप्ट आप क्लास 11th के बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं ताकि और भी अच्छे से आपको ये आगे का जो कंसेप्ट होगा इस चैप्टर के अंदर में वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इज दैट ओके? तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, जैसा कि आप क्लास 11th के अंदर में पढ़े हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी अगर 2 सब्सटेंस को या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को अगर आपस में मिलाते हैं तो वो मिक्सचर होता है। क्या हो जाता है? मिक्सचर। नहीं भी तो अभी हमने बताया कि अगर 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे, एक मान लो ये ले ले और एक ये ले ले और ऐसे मिला दिए, तो वो दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है और यहीं से उसका डिफिनेशन भी शुरू हो जाता है। क्या कि सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना चाहते हो, सॉल्यूशन को अगर समझना चाहते हो, तो उसको ऐसे समझो कि जब 2 कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट हो और दोनों कंपोनेंट को अगर आपस में मिलाया जाए, 2 सब्सटेंस को अगर आपस में मिलाया जाए और वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, क्या हो? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, होमोजीनियसली अगर मिक्स्ड होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं? उसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है? देखो, होमोजीनियस का मतलब यहां हो रहा है यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो रहा है? देखो, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई एक सॉल्यूट ले लो और कोई एक सॉल्वेंट ले लो। जैसे कहोगे कि तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है सर? समझिए आप, मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो और 2 सब्सटेंस ले लिए हैं कि ये और एक ये, और ये दोनों को आपस में मिलाना चाहते हो। तो अगर जो कम मात्रा में सब्सटेंस जो होते हैं, जो जिसकी मात्रा कम होती है, हम लोग उसको सॉल्यूट मान लेते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है हम उसको सॉल्वेंट मान लेते हैं। जब इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं, जब किसी भी सब्सटेंस को आपस में ऐसे मिलाते हैं, तो अगर कोई एक सब्सटेंस अपना रियल आइडेंटिटी को, अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी को डिसअपियर कर लेता है, किसी के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड कहते हैं। जैसे शुगर और वाटर को ले लो। शुगर को अगर वाटर के अंदर मिलाओगे तो शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली। किसके अंदर में? वाटर के अंदर में। तो जब ये शुगर वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, तो क्या हो गया? शुगर कंप्लीट डिसॉल्व हो गया, मतलब अपना प्रॉपर्टी को लॉस कर लिया, वो डिसअपियर कर लिया है। तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। और इसको क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होना कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होना। इसीलिए हम सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या बनाए हैं कि इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट which lost their individual identity and cannot be separated by simple method। अब ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब आप सॉल्ट और वाटर को मिलाएंगे तो सॉल्ट तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर में, और सॉल्ट डिसअपियर भी हो जाएगा। रियल इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी होगी उसकी वो डिसअपियर भी हो जाएगी। फिर कह रहा कि अगर इसको सिंपली आप सेपरेट करना चाहते हैं कि शुगर अलग हो जाए, सॉल्ट अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करें, आप उसको फिल्टर करें। तो फिल्टर करने पे क्या सॉल्ट या शुगर या ग्लूकोज अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वाटर अलग होगा? बिल्कुल नहीं। तो शुगर और वाटर का अलग ना होना, सॉल्ट और वाटर का अलग ना होना, ग्लूकोज और वाटर का अलग ना होना, लेकिन ये मिक्स्ड उसी के अंदर में रहना ही क्या हो रहा है? सॉल्यूशन हो रहा है। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। चलिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एयर ले लो, तो एयर क्या है? सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल मिक्सचर है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर है, और ये मिक्सचर होगा और ये सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा? तो समझते हैं। जैसे मान लो ये एयर है, इतना ही दूर की बात कर ले जितना में आपको दिख पा रहा है ये, तो यहाँ बहुत सारे गैसेस हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना, हीलियम, बहुत सारे गैसेस हैं। लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है? ऐसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये है तो यही, और मिक्स्ड भी हैं एक दूसरे के साथ। यस और नो? कहीं कोई मॉलिक्यूल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स यहाँ 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 है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? ये इसी के अंदर है। तो दिखाई न देना और कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स रहना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी न रहना, ये प्रूफ है कि वो कौन सा चीज है? सॉल्यूशन है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है वो। इज दैट ओके? नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं हम। एयर की बात करिए, वाटर के साथ बात कर लेते हैं। जैसे सी वाटर की बात करें तो सी वाटर के अंदर बहुत सारे चीजें हैं। क्या वो दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। तो बहुत सारा ऐसा आपके आसपास में एग्जाम्पल भरा पड़ा है जिसके अंदर की मॉलिक्यूल्स अगर सेपरेट नहीं हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो रहा है? सॉल्यूशन है। इज दैट ओके? अब सॉल्यूशन के अंदर हमने कहा कि 2 कंपोनेंट की आवश्यकता है। ठीक है?
तो दो कंपोनेंट जो होंगे, टू कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, सॉल्वेंट, और दूसरे को क्या बोल रहे थे, सॉल्यूट। इज दैट ओके? तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है क्या। तो कहा जाता है कि जब कोई भी सॉल्यूशन तैयार किया जाए, उस सॉल्यूशन के अंदर में जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, अगर कोई भी सॉल्यूशन तैयार करें और उस सॉल्यूशन के अंदर में जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसकी अमाउंट कम होगी उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ये तो क्वांटिटी बेसिस हो गया, मतलब ये क्वांटिटी के आधार पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर में, प्रॉब्लम के अंदर में, या फिर जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, कि मतलब जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो रही है वो सॉल्वेंट हो गई, जिसकी अमाउंट कम हो रही है वो सॉल्यूट हो गई। इज दैट ओके? लेकिन एक तरीके से और ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप, कैसे कि अगर कोई दो सब्सटेंस को आपस में मिलाओ, जैसे कोई भी दो सब्सटेंस को आपस में मिलाओ, तो दो सब्सटेंस मिलाने के बाद जो रियल फिजिकल स्टेट होगा, जो रियल फिजिकल स्टेट होगा, वही सॉल्वेंट कहलाएगा। नहीं समझ में आया? देखो इसको ऐसे समझो, मान लो कि सॉल्वेंट समझने के लिए तुम सबसे पहले एग्जांपल में लिया कि 20% सॉल्ट है और 80% वाटर है, तो 80% ज़्यादा है इसलिए वो सॉल्वेंट हो गया, और 20% कम है इसलिए वो सॉल्यूट हो गया। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन हो, कभी ऐसा कंडीशन हो कि 50% सॉल्यूट हो और 50% सॉल्वेंट हो, तो 50% सॉल्यूट है और 50% सॉल्वेंट है, तो अब किसको, अब तो ज़्यादा नहीं तो दोनों बराबर है, तो ऐसी स्थिति में किसको सॉल्वेंट माना जाएगा। तो इसको ऐसे समझो कि मान लो 50 ग्राम वाटर ले लो और 85 ग्राम तुम शुगर भी ले लो, और शुगर को वाटर में मिलाओ, तो शुगर वाटर को डिसॉल्व करेगा या वाटर शुगर में डिसॉल्व होगा। तो जाहिर सी बात है, ये आपको भी पता है कि शुगर जो है वो वाटर में जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा। तो रियल फिजिकल स्टेट क्या आएगा यहाँ पर बताओ? तो रियल फिजिकल स्टेट जो आएगा वो वाटर का आएगा, जो कि लिक्विड है। शुगर डिसॉल्व होने के बाद भी किस में प्रेजेंट रहेगा, कैसा दिखेगा, वो लिक्विड के जैसा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग वाटर को सॉल्वेंट मान लेंगे। मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस कर देना, रियल फिजिकल स्टेट को जो एग्जिस्ट प्रेजेंट में करना, ये जो प्रेजेंट में जो रियल फिजिकल स्टेट प्रेजेंट करेगा, यही क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं, एक तो ये अमाउंट के बेसिस पे कि दोस कंपोनेंट विच हैज मोर इन अमाउंट, जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होंगे वो सॉल्वेंट हो जाएंगे, कम अमाउंट वाले सॉल्यूट हो जाएंगे। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जो अभी हमने कहा कि जो रियल फिजिकल स्टेट रहेगी, क्या सॉल्वेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस द सब्सटेंस विच गेन फाइनली स्टेट ऑफ द मैटर, मतलब फाइनल स्टेट ऑफ मैटर जो एग्जिस्ट करेगा वो ही सॉल्वेंट कहलाएगा। इज दैट ओके? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको इसी के दूसरे ढंग से कि दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन इटसेल्फ अदर सब्सटेंसेस देन इट इज सेड टू बी सॉल्वेंट, मतलब वो कोई भी सब्सटेंस जो अपने में किसी दूसरे को डिसॉल्व कर लेता हो, ऐसी स्थिति में वो सॉल्वेंट कहलाएगा। एंड अदर सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इन अदर सब्सटेंस, माने कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे में जाकर डिसॉल्व हो जा रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। इज दैट ओके? बिल्कुल सही बात, सब समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूट का डिफिनेशन क्या है बाबू? तो देखो हमने लिख दिया ऐसे भी आपको, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, मतलब वैसा कंपोनेंट जो क्या हो, लेस में हो। तो यहाँ ये क्या कहला जाएगा, सॉल्यूट कहला जाएगा, और ये यहाँ क्या कहला जाएगा, सॉल्वेंट कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। इज दैट ओके? तो ये सारा कंसेप्ट जो अभी हमने समझाया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इसके चूंकि ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम सारा कुछ जो है बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखने वाले हैं, मतलब सारा इंट्रोडक्शन कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन किसको कहेंगे, कैसे टर्म्स हो सकते हैं इसके अंदर में। तो अभी बेसिक कंसेप्ट है इसलिए हम सारे चीज़ को एक एक साथ देख सकते हैं। अब सोचो कि सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर, है ना, और इस स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पर इस सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये टाइप्स कितने हो सकते हैं सॉल्यूशन के? तो सॉल्यूशन के जो है वो 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला तो सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है। ये 3 मेन सॉल्यूशन हो गए, लेकिन इन 3 सॉल्यूशन के बेसिस पे भी और 3 बनाया जा सकता है। वो कैसे? तो सॉलिड को सॉलिड के साथ मिला सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड के साथ, सॉलिड को गैस के साथ। इज दैट ओके? फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, तो लिक्विड को लिक्विड के साथ, लिक्विड को सॉलिड के साथ, लिक्विड को गैस के साथ। फिर गैस के ऊपर आएंगे तो गैस को गैस के साथ, गैस को सॉलिड के साथ, और गैस को लिक्विड के साथ। तो एक एक के लिए 3 आ रहा है। तो टोटल सॉल्यूशन की टाइप कितनी हो सकती है? 9। ये अगर मेन देखा जाए तो 3 ही टाइप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर तीनों को कंबाइंड करके एक बार अगर बनाया जाए तो कितने आ सकते हैं? 9 सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन है। इज दैट ओके? देखते हैं कि वो कौन कौन सा टाइप है। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, ठीक है। और फिर इन तीनों के कंबाइंड कर करके एक एक करके और हम लोग कितना बनाएंगे? 9 बना देंगे। इज दैट ओके? चलो तो स्टार्ट करो। तो लिखो साथ में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, साथ में लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां ऐसे
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब यहां हम लोग सबसे पहले लिख देंगे सॉलिड, ठीक है, और एक भाग यहां ऐसे बना लो, दूसरा लिख दो लिक्विड, एक भाग यहां बना लो और एक लिख दो गैस। तो देखो सॉलिड सॉल्यूशन अगर बनाना चाहते हो, मतलब ऐसा चाहते हो कि हम सॉलिड ही सॉल्यूशन हमेशा बना दें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरा बात। तो ऐसी स्थिति में सॉलिड को क्या लोगे, सॉल्वेंट के रूप में लोगे, ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में लोगे। यहाँ क्या करोगे, इसको सॉल्वेंट के रूप में लोगे और यहाँ फिर इसको सॉल्वेंट के रूप में लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो पहला क्या हो सकता है, सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इसका पहला लिक्विड एंड लिक्विड, और तीसरा इसका जो है वो पहला क्या हो जाएगा, गैस एंड गैस। यस और नो, पहले हम लोग देख लेते हैं कितना टाइप होगा, ठीक है। चलो, तो सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल, लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल, और गैस का एग्जांपल देखते हैं। तो सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, सॉलिड लिक्विड कितने हो सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से है। तो देखो हमने पहला एग्जांपल क्या लिया सॉलिड सॉलिड के रूप में, सिल्वर और गोल्ड का। तो सिल्वर और गोल्ड को आपस में मिलाएंगे। आप देखो सुने होंगे कि सिल्वर जब हम लोग जाते हैं गोल्ड लेने, तो गोल्ड लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो कहता है कि 24 कैरेट का है। तो 24 कैरेट का जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, वो आप नहीं पहन सकते हैं, उसका यूज नहीं किया जाता है। तो 22 कैरेट का बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कॉपर या फिर सिल्वर को मिक्स कर देते हैं। तो वहाँ कभी आपको दिखा कि गोल्ड है तो गोल्ड के साइड में इधर आपको सिल्वर का अंश मिल रहा हो, पार्ट मिल रहा हो, या फिर ब्रास ले लो, पित्तल, तो ब्रास के अंदर में जो है वो कॉपर होता है और जिंक होता है। तो कॉपर और जिंक में कभी भी दिखाई दिया कि जिंक ये साइड है और कॉपर ये साइड है, ब्रास बिल्कुल ब्रास, पित्तल अपने आप में एक एलॉय के रूप में दिखता है। कहीं भी वैसा हो कि होमोजीनियसली अगर सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड भी कुछ इस तरीके से मिलाया जाता है कि वो कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं, तो और जो कि दोनों सॉलिड स्टेट में है। तो हमने ले लिया सिल्वर और गोल्ड का एग्जांपल सॉलिड और सॉलिड में। सॉलिड और लिक्विड के रूप में ले लिए हैं सोडियम और मरकरी का। सॉलिड और लिक्विड में हम लोग क्या ले लिए, तो सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में और लिक्विड के रूप में हम लोग मरकरी ले लिए, ये दोनों का मिक्सचर बना दिए। इसको बोला जाता है एमलगम, ठीक है, एमलगम, क्या बोलते हैं, एमलगम, एलॉय ऑफ मरकरी। समझ में आ रहा है, एलॉय ऑफ मरकरी का मतलब क्या हुआ कि एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ मिलना क्या होता है, एलॉय होता है। और मरकरी का एलॉय बनाया जाता है किसके साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम और मरकरी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा सॉल्यूशन सॉलिड और लिक्विड का। नेक्स्ट हमने लिया सॉलिड और गैस का। सॉलिड में हम लोग ले लिए पैलेडियम और गैस के रूप में ले लिए हाइड्रोजन को। इज दैट ओके। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड और लिक्विड के रूप में। तो लिक्विड और लिक्विड में तो बहुत सारा बड़ा पड़ा है, इंक और वाटर का ले लो, या फिर एथेनॉल और वाटर का। एथेनॉल समझ रहे हो ना, वाइन, शराब, तो पता है तुमको। फिर स्प्राइट है, उसको वाटर में मिला दो, या स्प्राइट के साथ एथेनॉल को मिला दो, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। तो एथेनॉल प्लस वाटर ले लिए हम लोग, लिक्विड लिक्विड हो गया। लिक्विड और सॉलिड में बात करें तो लिक्विड में कौन हो जाएगा, वाटर, और सॉलिड में बात कर ले तो शुगर। ये तो बता ही अब तुमको कि लिक्विड हो जाएगा कौन, वाटर, और सॉलिड के रूप में शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, ग्लूकोज ले लो, किसी को भी ले लो। लिक्विड और गैस में क्या किया हमने, वाटर और ऑक्सीजन का लिया है, क्योंकि देखो वाटर के अंदर बहुत सारे गैस ऑलरेडी हैं, आपको पता भी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। वो कैसे, तो जब आप वाटर को गर्म करते हैं तो देखते हैं बबल्स निकलता है। वो बबल्स क्या है, वो बबल्स प्रूफ है कि इसके अंदर ऑलरेडी गैस प्रेजेंट है। तो लिक्विड में हम लोग वाटर ले लिए और गैस के रूप में ऑक्सीजन ले लिए, जो उसके अंदर मिक्स होता है और वो दिखाई भी नहीं देता। कोई वाटर के अंदर दिखाई दिया कि इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, या इधर कोई भी गैस है, नहीं, वो इनफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। इसलिए ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्यूशन के टर्म्स में लिक्विड की जगह पे वाटर और गैस की जगह पे ऑक्सीजन लिया। गैस सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, तो गैस को सॉल्वेंट रखना है। तो गैस में तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ले सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ले सकते हैं, है ना। गैस और लिक्विड का लिया हमने नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म को और नाइट्रोजन को लिया। गैस के रूप में नाइट्रोजन, लिक्विड के रूप में क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट गैस के रूप में नाइट्रोजन और सॉलिड के रूप में कैम्फॉर समझते हो ना, वही जो सब्लिमेशन प्रोसेस को एग्जिस्ट करता है ना। कब, जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है। तो गैसियस रूप में नाइट्रोजन को हमने लिया और सॉलिड के रूप में क्या लिया है, कैम्फॉर को लिया है। इज दैट ओके, जिसको हम लोग कपूर कहते हैं। समझ में आ रहा है।
तो ये 9 टाइप का सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर 3 हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर 3 हो गया और सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर में 3 हो गया। अब बात ये है कि ये सॉल्यूशन जब तैयार होगा, चाहे इसमें कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट हो, मतलब कि चाहे ये सॉल्यूट हो जाए या ये सॉल्वेंट हो जाए, समझ में आ रहा है? अभी मत कहना कि सर यहाँ सॉल्वेंट लिख लेते हैं, इसको सॉल्यूट बोल रहे हैं। अरे हमने ये कहा कि सॉल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हो ना, तो सॉल्वेंट को सॉलिड हमेशा रखा करो, ठीक है ना। सॉलिड जो हो वही स्टेट रखो जो सॉल्वेंट में ये एग्जिस्ट कर रहे। तो अब हम ये कह रहे हैं कि किसी को भी कितना भी अमाउंट में रखो और किसी का भी अमाउंट निकालना हो तो आखिर कौन सा तरीका है। तो अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या नाम है? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अब नया जो हेडिंग दोगे वो क्या दोगे? कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है और क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। तो इसके अंदर आप हमसे 7 या 8 की संख्या में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, वो अभी हम आपको लिख देते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे टर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो कुछ टर्म्स ऐसा भी है जो क्लास 11th के अंदर है और आके उसको हम अच्छे से उसको भी टच करेंगे, क्योंकि देखो 12th में एक तो ऑलरेडी पढ़ना है उस सारे टर्म्स के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, और दूसरा बात यह कि आप लोग अच्छे से 11th में पढ़े नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर उसको अभी देख लिया जाएगा तो ये दोनों ही चीज़ एक साथ कंप्लीट हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी। इज दैट ओके? तो अभी हम लोग जो नया टॉपिक देने वाले हैं वो क्या देने वाले हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कौन कौन सा टर्म्स है। चलो आ जाओ, देखो इस तरीके से आपके पास कितना है? 9 कंसंट्रेशन टर्म्स है, जिसमें पहला कौन है? मास परसेंटेज, दूसरा कौन है? वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फिर है पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। ये 9 जो टर्म्स हैं, जिसमें कुछ टर्म्स जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलैलिटी, ये सारे चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। 12th में भी है फिर से सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबको बारीक ढंग से देखते हैं कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला को छोड़ देते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो पहला कौन सा है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास परसेंटेज का मतलब होता है कि द कंपोजिशन ऑफ, यहां हम एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन बाई W/W%। मतलब किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर जो W/W% में जो कंपोजिशन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज। जैसे एग्जांपल से लिख सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑफ, एग्जांपल में लिख देते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 20%। मतलब कि एक सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर में ग्लूकोज मिला हुआ है जो कि कितना परसेंट है? 20% है। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर जो है, ग्लूकोज लिखा है ना मैंने, हाँ, तो ग्लूकोज जो है वो 20% है, 20 ग्राम है। किसके अंदर में? तो 100 ग्राम वाटर के अंदर में। समझ में आ रहा है? ये वेट बाई वेट हुआ कि मतलब 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम जो है वो कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दिखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन W/W इज इक्वल टू, तो ऐसे लिख देना कि मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख दोगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। याद रखिएगा ये दोनों चीज किस में लेना है? वेट बाई वेट में। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखिए आपके सामने, मान लो एक हम एग्जांपल देते हैं, क्या कि इफ 80 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड, क्या दिए कि इफ 80 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 130 ग्राम ऑफ वाटर, 130 ग्राम ऑफ वाटर,
देन फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन बिट बाय बिट, है ना, बिट बाय बिट। तो कैसे परसेंटेज कंपोजिशन लिखोगे? तो सबसे पहले लिखो कि मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो जिसकी अमाउंट कम हो तो याद रखिए 80 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। फिर लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो 130 ग्राम, तो लिख देंगे 130 ग्राम। आगे लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको पता है ना सॉल्यूट प्लस, आपको मालूम है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन होता है ना। तो 80 प्लस 130 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 ग्राम हो जाएगा, है ना, 210। तो अब हम आगे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, तो परसेंटेज कंपोजिशन लिख देंगे, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 80, मास ऑफ सॉल्यूट तो कितना है? 80, है ना, लिखा है आपने। बाई मास ऑफ सॉल्यूशन होता है तो कितना हो जाएगा? 210 इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? 800, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 800 बाई 210, तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 21 इंटू कितना हो जाएगा? 800, ठीक है। तो 21 से 800 में डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? तो देख लो, 24 जा 80 हो जाएगा, तो लगेगा नहीं, तो 21 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, तो 63 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3, 63 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 हो गया, यहाँ 17 हो गया, 170 हो गया। तो 21 में 8 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 68, हाँ तो ठीक है। 38 पॉइंट, यहाँ कितना हो गया? 168, तो 2 बच गया। अब यहाँ हम लोग 200 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 38.9 आ जाएगा, 1% आ जाएगा, लगभग 38.9% आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला अगर पूछना चाहते हो कि एक अगर सॉल्यूट का आ गया है 38.9%, तो सॉल्वेंट का अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में 100 माइनस 38.9 कर दोगे तो वो आ जाएगा। ये इज इजी प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा ये कुछ करेंगे नहीं उसमें। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पहला मास परसेंटेज के अंदर में। अभी कुछ तो बेसिक चलेगा, उसके बाद ही हम उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो, इसके बाद हम आते हैं, एक और प्रॉब्लम देते हैं। कुछ इस तरीके से भी प्रॉब्लम रहता है, रह सकता है, ठीक है क्या? तो एक प्रॉब्लम लिखो, तो साथ में लिखो। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कि इफ 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 milliliter of solution, then find the percentage composition bit by bit if, या फिर लिखो कि व्हेन द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर ml, ठीक है। तो कैसे बनाओगे इसको? इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30 ग्राम, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम इधर निकाल रहे हैं।
तो आपको मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कह लो या मास कह लो, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, तो देखो 150 ग्राम आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 150 इंटू 100, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 150 लाया 100, तो ये 0 से 0 कट गया, तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू कितना हो गया 30, मतलब 300 बाई कितना 50। कोई दिक्कत, तो यहाँ कट गया 15 टू जा, तो यहाँ 20% आंसर आ गया। कोई दिक्कत, अगर वॉल्यूम और डेंसिटी से सम रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम दे तो आप इस तरीके से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक HW में दे देते हैं तुमको हम, और इसको जो है वो हमको बना करके तुम सेंड करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि क्या होगा आंसर। हम डायरेक्ट दे देते हैं कितना, तो 40 ग्राम दे रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देंगे। और 40 ग्राम जो है वो आपको NaCl का मिक्सचर दिया गया है, किसके साथ, तो 150 ml वाटर के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना, 150 मिलीलीटर सॉल्यूशन के साथ। तो आपको कंपोजिशन निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी दे रखे हैं हम तुमको कितना 2.5 कितना ग्राम पर ml, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इस काम को बना कर दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस सॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो भी कंसेप्ट था वो काफ़ी बेसिक था, मास परसेंटेज के बारे में भी हमने देखा। आगे के लेक्चर के अंदर में हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंट के बारे में, और जो इतना भी टर्म्स रहेगा, जो भी चीज़ें होंगी, जल्दी ही आपके साथ हम मिलेंगे। ठीक, पहले तो इतना आप रिवाइज करें, सारी चीज़ों को देखें ध्यान से, क्योंकि कोई भी चीज़ इग्नोर न करें। ये न लगे कि हम ये सर सुने हुए हैं, और सुने हुए तो हम जानते भी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सुने होते हैं और सुनने मात्र से ही कन्फर्म कर देते हैं कि सर हम इसके बारे में जानते हैं, जो कि बाद में आपको उस चीज़ को सीखने के लिए उस समय आप अगर ध्यान न दिए तो आपको बाद में उसका तिगुना समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अभी इसको बहुत बारीक ढंग से देखेंगे और इग्नोर न करके सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, ओके। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आप हमको कमेंट बॉक्स में बना करके भेजें। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।